हेलो फ्रेंड। तो आज की वीडियो में हम लोग डीएसपी की पाठशाला का सेट नंबर 7 के समान अध्ययन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग झारखंड के जीके के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, तो उसे आप एक बार प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश कौन बने थे? एस वी रमन, यू ललित, एन नागेश्वर या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो 49वें नंबर के प्रधान मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस बने थे, यू ललित बने थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे वर्तमान में अभी 50वें जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो डी वाई चंद्रचूड़ है। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलाश सत्यार्थी तथा मलाला यूसुफजई को किस वर्ष संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2010 में, 2012 में, 2014 में या 2018 में? तो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें कब मिला गया था? तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था 1913 में, प्रथम भारतीय। उसके बाद अभी जो सबसे लेटेस्ट कौन है? तो सबसे लेटेस्ट अगर पूछा जाए तो इन्हें 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को। ठीक है, अभी जो नवीनतम अगर पूछा जाए तो 2019 में अभिजीत बनर्जी को, और इन्हें मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें मिला था 2019 में। तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगरी जोहान मेंडल, हेनरी जेम्स या अल्बर्ट आइंस्टाइन? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के पुस्तक के जो लेखक हैं वो चार्ल्स डार्विन है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए हो जाए। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर से याद रखिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 2022 में जो भारत का रैंक था वो 135 था, लेकिन अभी जो 2023 का जो रैंक है वो 127 है। तो आप 127 को याद रखिए, 2022 को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 2023 में जो भारत का ग्लोबल जेंडर गैप है वो कितना है? 127 है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गीतांजलि श्री को उनकी किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2022 से प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टॉम ऑफ सैंड, एट नाइट, ऑल ब्लड इज ब्लैक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें तो जो गीतांजलि श्री को उनका पुस्तक जो था टॉम ऑफ सैंड, यानी रेत की समाधि। ठीक है, रेत की समाधि के लिए उन्हें प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे जो ये जो लिखा गया था ये रेत ऑफ सैंड हिंदी में लिखा गया था, लेकिन इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किए थे वो डेजी रॉकवेल थे। ठीक है, डेजी रॉकवेल इसका अंग्रेजी अनुवादक थे, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सुम्मिलित है? ठीक है, इसमें बताना कौन सा सुम्मिलित है देश और उसकी राजधानी। तो मिस्र की राजधानी ये विक्टोरिया, ये गलत है। मिस्र की जो राजधानी है वो कौन सा है? तो काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? तो काहिरा। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की राजधानी मिलान, ये भी गलत है। फ्रांस की जो राजधानी वो पेरिस है। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन, ये सही है, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिनलैंड की राजधानी अक्कारा, ये गलत है। फिनलैंड की जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। ठीक है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? तो हेलसिंकी। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? तो न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया या वेनेजुएला? तो इसमें से जिसकी डॉलर मुद्रा नहीं है वो है वेनेजुएला। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन डी हो जाएगा। वेनेजुएला की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो वोलीवियर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वोलीवियर। ठीक है, वेनेजुएला का मुद्रा को क्या कहा जाता है? वोलीवियर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, असम का जो सीमा है भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ, ये एक सही कथन है। उसके बाद जो हमारा अगला है, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, ये भी कथन सही है। उसके बाद मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, ये भी कथन सही है, यानी जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ओ ए हो जाएगा, यानी जो इसका तीनों कथन सही है। ठीक है, इसे आप मैप के थ्रू आसानी से देख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल नहीं किया गया है?
ठीक है, तो ये कौन कौन है? डोगरी, मणिपुरी, अंग्रेजी या मैथिली। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में जो सम्मिलित भाषा नहीं है वो है अंग्रेजी, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के जो 8वीं अनुसूची में उसमें टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है, 22 भाषाओं का वर्णन है। अभी आप लोग कमेंट करके बताएं कि संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कमेंट करके आप लोग जरूर इसका आंसर दें। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजंता की चित्र वाली गुप्तकालीन बौद्ध कला का श्रेष्ठ उदाहरण है, ये कथन सही है। चंद्रगुप्त प्रथम का दरबार नवरत्न से अलंकृत था, ये कथन गलत है। ये यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम नहीं बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय में नवरत्न थे, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाएगा, ये भी कथन सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? बाबर की जो आत्मकथा है वो तुझके बाबरी है, ये कथन सही है, ठीक है। तुझके बाबरी कौन लिखा? तो ये बाबर लिखा हुआ है। उसके बाद हुमायूं नामा, ये हुमायूं नहीं लिखे, हुमायूं नामा कौन लिखा? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। उसके बाद तारीख शेरशाही, ये शेरशाह के द्वारा नहीं बल्कि अब्बास खान सरवानी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। तारीख शेरशाही किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्बास खान सरवानी। तबगते अकबरी, ये अकबर के द्वारा नहीं लिखा गया बल्कि निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा? तो हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। उसके बाद तारीख शेरशाही, तो ये अब्बास खान सरवानी के द्वारा। और जो तबगते अकबरी है ये लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, नहीं, ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था, जो गवर्नर जनरल नहीं था, ठीक है। तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ये कथन सही है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप कुछ जानकारी याद कर लीजिए। जैसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा, ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हस्टिंग थे, ठीक है। ये कब बनते हैं? 1774 ईस्वी में, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हस्टिंग्स 1774 में बनते हैं। वारेन हस्टिंग 1774 में। और किस एक्ट के द्वारा? तो ये तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत का जो पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था वो वारेन हस्टिंग्स को बनाया था। उसके बाद अगला जो बनते हैं ये होता है कौन से? तो भारत के प्रथम जो हैं, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वो बंगाल का पहला, यहाँ पर अगर पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हस्टिंग्स। अब बोलेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? तो ये बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं, कब बनते हैं? 1833 ईस्वी में, ठीक है। कौन बनते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये किस एक्ट के द्वारा बनते हैं? तो ये बनते हैं 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा, ठीक है। 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा जो बनाया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। सब अगर पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हस्टिंग 1774 में। और ये जो बनते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। उसके बाद बोलेगा पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। और ये जो बनते हैं 1833 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा। उसके बाद एक और रहता है कि भारत का प्रथम वायसराय, ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, भारत का जो प्रथम वायसराय बनते हैं वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। ये कौन सा अधिनियम के द्वारा बनते हैं? तो 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं, ठीक है। 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के, ये तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को इसमें, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस नहीं, ये इससे नहीं जुड़े हुए थे। महात्मा गांधी भी नहीं जुड़े हुए थे।
भगत सिंह ये इनसे जुड़े हुए थे, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये बताइए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन होता है वर्ष 1928 में होता है, और ये किसके द्वारा होता है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर जो मूल अधिकार, इसके कौन अध्यक्ष बनते हैं? मूल अधिकार के जो अध्यक्ष बनते हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। उसके बाद जो संचालन समिति, ये संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति, संघ से रिलेटेड जितना भी समिति था वो उनके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अपरारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो थे BR अम्बेडकर। ठीक है, तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो सिक्किम का जो राज्य बनाया गया था वो सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन 1974। ठीक है, ये 1974 में सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाया गया था, लेकिन उस समय जो सिक्किम था पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त नहीं था, ये एसोसिएट स्टेट के रूप में था। उसके बाद जब 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, ठीक है, कब? 36वां संविधान संशोधन 1975 में, तब ये सिक्किम जाके भारत का एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान होता है। ठीक है, तो इसमें सिक्किम से रिलेटेड दो बात क्या हो गया, सबसे पहले सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया कब? तो 35वां संविधान संशोधन 1974 में। उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा कब सिक्किम को प्राप्त होता है? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 27? तो धार्मिक स्वतंत्रता जो दी जाती है वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दी जाती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? संविधान का 52वां संविधान संशोधन कानून, जनता का प्रतिनिधित्व का कानून, संविधान का 42वां संविधान संशोधन, या संविधान का 44वां संविधान संशोधन? तो दल बदल संबंधी जो कानून आता है वो संविधान के 52वां संविधान संशोधन के द्वारा आता है ये। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संविधान में जो दल बदल संबंधित कानून आता है वो संविधान के 52वां संविधान संशोधन के तहत आता है, और ये कब आता है? 1985 में। ठीक है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन होता है जिसमें दल बदल कानून आता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, केवल जिला व मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थानों का गठन होना था, केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का प्रस्तावित किया गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति आती कब है? तो 1957 में आती है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। और सबसे पहला कौन सा जो राज्य है जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होता है? तो राजस्थान के नौगढ़ जिला में ये स्टार्ट होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा ऐसा दूसरा राज्य था जहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ठीक है, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर को बताता है? तो प्रति व्यक्ति आय को, राष्ट्रीय आय को, जनसंख्या को, या साक्षरता को? तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये डायरेक्ट रिलेटेड है राष्ट्रीय आय से। हमारी राष्ट्रीय आय जो है हिंदू वृद्धि दर से रिलेटेड है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब ये जो हिंदू वृद्धि दर का कॉन्सेप्ट है वो कौन देते हैं? तो प्रोफेसर राजकृष्णन देते हैं। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन देते हैं? तो प्रोफेसर राजकृष्णन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है 2022 के डेटा के अनुसार? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, या ऑयल इंडिया लिमिटेड? तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है, जो अभी जो महारत्न का दर्जा उस समय नहीं प्राप्त था, तो ऑल इंडिया लिमिटेड को हो जाएगा, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अटल नवप्रवर्तन यानी अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। तो अटल इनोवेशन मिशन जो है नीति आयोग के अधीन स्थापित किया गया, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये अटल इनोवेशन मिशन कब लाया गया था? 2015 में। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहले सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, ये सर्व शिक्षा अभियान कब आता है? तो सर्व शिक्षा अभियान जो आता है ये 2001 में आता है। उसके बाद साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन कब आता है? तो ये 2009 में आता है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आता है? 1987 में, 1987 में। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब आता है? 1988 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, वेटलैंड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 2 मई या 2 मार्च। तो वेटलैंड दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस 2023 का जो थीम था ये क्या था? तो टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। 2023 का थीम अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेटलैंड का 2023 का थीम क्या है। तो इसका इस बार का जो थीम है तो टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर को प्रदर्शित करता है, यानी वृक्ष के पत्तों से कितना डेसिबल का आवाज़ निकलता है वो बताना है। तो 10 dB, 20 dB, 60 dB या 100 dB। तो वृक्ष के पत्तों के सरसराहट से जो डेसिबल निकलता है वो 20 dB का आवाज़ आता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ठीक है, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि भारत का नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सा है, तो विंध्यन क्रम की चट्टान, कुडब्बा क्रम की चट्टान, ढाड़वार क्रम की चट्टान या गोंडवाना क्रम की चट्टान। तो भारत की जो नवीनतम चट्टान है वो अभी जो है गोंडवाना क्रम की चट्टान है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे आप एक बार सीरीज वाइज याद कर लीजिए कि भारत की जो सबसे पुरानी जो चट्टान है वो है धारवाड़। ठीक है, सबसे पुरानी कौन है? धारवाड़। उसके बाद आता है कुडब्बा क्रम की चट्टान। ठीक है, कुडप्पा क्रम की चट्टान। उसके बाद आता है विंध्यन क्रम की चट्टान। ठीक है, कुडप्पा के बाद कौन सा क्रम का चट्टान का विकास हुआ? तो विंध्यन क्रम की चट्टान। और विंध्यन क्रम की चट्टान के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान का विकास होता है। तो ये आप इसे सीरीज वाइज याद रखिए। तो भारत की सबसे जो पुरानी चट्टान है वो कौन सी क्रम की चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। और भारत की जो नवीनतम चट्टान है वो गोंडवाना क्रम की चट्टान है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 डिग्री चैनल पृथक करती है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से। तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो नदी है दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो बराका नदी ये है, इंद्रावती ये नहीं है। ये किसकी सहायक नदी है? इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, जमुनिया है और कुनार है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नंगल किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। ठीक है, तो यही हो जाएगा। भाखड़ा नंगल किसकी किसकी संयुक्त परियोजना है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो कोटा कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, कोटा कहाँ पर है? तो राजस्थान में। उसके बाद तारापुर नाभिकीय संयंत्र, तारापुर कहाँ? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। काकड़ापाड़ा आपका गुजरात में है। और नरोरा जो है आपका यूपी में है। ठीक है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो जो सूर्य ग्रहण होता है वो न्यू मून के समय होता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।